प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पर अनुमति प्रदान किया दे। अब माननीय मंत्री जी विधेयक पुनर्स्थापित करें। सर, आई इंट्रोड्यूस द बिल। आइटम नंबर 14 श्री किरण रिजिजू जी कमेटी में जा रहा है। Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Mussalman Waqf Repeal Bill 2024. एटी मोहम्मद बशीर आइटम नंबर 14 पे बोलना चाहते हैं। इंट्रोड्यूसर दूसरा बिल है। छोड़िए सर, अगला लीजिए, नेक्स्ट बेनी बानन नो, के राधा कृष्णन नो, सोगत राय जी। सर, ये जो बिल है मुसलमान वक़्फ़ बिल को वापस लेने के। वैसे भाई मुझे बोलने तो फिर तुम बोलो। अरे बोलो ना। कोई बुरी बात नहीं। सर अभी मंत्री जी प्रस्ताव लाएंगे, अभी नहीं, इसके बाद, अभी इनको बोलने के बाद। Sir, under Rule 72(1), I oppose the introduction of this bill on मुसलमान। एक मिनट, अभी वह प्रस्ताव ला रहे हैं इस कमेटी में। ये बिल और वह बिल एक ही है। ये हाँ। सेकंड पार्ट उसमें नहीं, ये सेकंड एक ही बिल है, रिपील करने का बात है। रिपील करने का। हाँ न सर, मैं दो ही चीज बोलने चाहता हूँ। ये संदेह ये होता है कि सरकार मुसलमान वक़्फ़ प्रॉपर्टी पर कब्जा करने चाहते हैं। सारा देश में वक़्फ़ बोर्ड के हाथ में 8.7 लाख प्रॉपर्टी है। इसका पूरा एरिया है 9.4 लाख एकर्स अक्रॉस इंडिया, और इसका एस्टिमेटेड वैल्यू है 1.2 लाख करोड़। सरकार इस पर दखल लेने चाहते हैं, इसलिए कलेक्टर का बात जो बोला, पहले तो कलेक्टर नहीं था, तो सरकार इसमें इंटरफियर करने चाहते हैं। और ये बोलते हैं कि 2 मुस्लिम वीमेन और 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स ऑन द बोर्ड। ये नॉन मुस्लिम मेंबर बोर्ड में जाएगा तो वक़्फ़ बोर्ड का जो सैंक्टिटी वो खराब हो जाएगा। इफ इट्स ए मुस्लिम प्रॉपर्टी गिफ्टेड बाय ए मुस्लिम फॉर द बेनिफिट ऑफ मुस्लिम्स, ये नॉन मुस्लिम नहीं होना चाहिए। सर, it also introduces the district collector as an arbiter to decide if a property is a वक़्फ़ और गवर्नमेंट लैंड। इसलिए ये बिल को, मुसलमान वक़्फ़ एक्ट बिल को विड्रॉ करने का जो कोशिश है, मैं उसको पूरा विरोध करता हूँ। किरण रिजिजू 1 घंटा बोला है, हमारे कलीग वाईसी साहब पहले वाला बिल में डिवीजन मांगे हैं, उसको भी मैं पूरा समर्थन करता हूँ। ये बहुत सेंसिटिव बिल है, ये बहुत सेंसिटिव बिल है, इसमें कोई जल्दीबाजी
कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। पार्लियामेंट का जो कानून है, आपने चर्चा का मौका दिया, सब लोग बोला, तो अभी डिवीजन चाहते हैं तो डिवीजन कराए, ठीक। इसमें क्या हर्जा हो सकता है? ये पूरा चीज सरकार के हाथ में नहीं जाना चाहिए। ओके। मुसलमानों को मान जो एक्ट रिपील का मैं मूव किया है, मैंने मूव कर चुके हैं जो 1923 मुसलमान वक्फ एक्ट 1923 का रिपीलमेंट का, उसको तो रिपील कर ले। ओके, तो मैं इस पे ले लो बताऊंगा, आप जानना चाहते हो तो मैं बताऊंगा। आप 2 मिनट बता दो। सर मैं 2 मिनट बताऊं। सर वो जाने तो ना हाँ, नहीं रिपीलमेंट का, रिपीलमेंट भी कमेटी में जाएगा, इसमें क्यों डर रहे ये सर रिपीलमेंट का ये है सर, मुसलमान वक्फ एक्ट तो कौन सा एक सर, the Musliman Waqf Act 1923 was brought into force on 5th August 1923 and applied to the whole of then British India. सुनिए, क्यों वो कानून स्टैट्यूट बुक में रहना ही नहीं चाहिए था, इतना साल रहा, रिपील करना चाहिए ना, इंक्लूडिंग ब्रिटिश बालूचिस्तान एंड संथाल परगनास, उस समय का जुरिस्डिक्शन मैं बता रहा हूं। The Waqf Act 1954, which enacted the laws of Waqf for the first time in independent India, provides white section 69 clause 1 subclause 5 that the Mussalman Waqf Act 1923 does not apply to any Waqf governed by the 1954 Act. So in effect 1923 मुसलमान वक्फ एक्ट इन इफेक्ट रिडंडेंट हो चुका है, ये सर एप्लीकेबल नहीं है। सो इन इफेक्ट ये रिडंडेंट हो चुका है, इसलिए सर स्टैट्यूट बुक में नहीं रहना है, इसलिए मैं ये रिपील अमेंडमेंट इसको भी आप इसको भी रिफेल को भी कमेटी में भेज रहे हो ना? ये एक्ट एक्चुअल में 1995 एक्ट और 2013 का अमेंडमेंट आने के बाद अस्तित्व में नहीं, हम कागज पर से निकाल रहे, इतना ही है। और मैं मानता हूं इसमें विपक्ष सहमत होगा। आप दोनों का है कि एक मिनट, इस पर जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी बनाएंगे? प्रस्ताव क्या आपका? जो ये रिपीलमेंट वाला तो सर नहीं, इसका जॉइंट पार्लियामेंट दूसरा सर जो 2024 वक्फ अमेंडमेंट बिल को हमारा तरफ से हम प्रस्तुत करते हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाकर मैं सभी माननीय सदस्यों, सभी दलों से नेताओं से बात कर इस जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी को बनाऊंगा। ठीक है। प्रश्न की विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति बताएं। सर पढ़िए। डिवीजन, हाँ करा लो डिवीजन, बैठो। प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति बताया जाए। जो सदस्य पक्ष वहां के हैं, जो सदस्य के विरोध में ना के हैं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। मैं बिल को प्रस्तावित करता हूँ। नहीं चल रहा है सर। 67 ये कहता है सर कि यदि दो आइडेंटिकल बिल एक साथ हैं तो एक बिल को जो है सरकार वापस ले सकती है, ये रूल कहता है। इसमें कौन सा डिवीजन का बात है सर? आपका जो रूल है ये कह रहा है दोनों आइडेंटिकल बिल है। ये 1923 का बिल है जिसको कि हटा के ये वक्त 95 को लाया जा रहा है, दोनों बिल एक है, यही तो रूल कह रहा है सर। जी आप बोल रहे हैं। Demand a division, sir. This is my right. I want a division, sir. Please. आपका राइट तो है, लेकिन राइट जो है इस पे कैसे राइट बनेगा आपका? सर हम तो शुरू से बोल रहे हैं डिवीजन। शुरू से तो बोल रहे हैं। आप ही नहीं सुनो तो मैं क्या करूं सर? नहीं, मेरा तो राइट है, हम तो ना, स्पीकर ना, नहीं सुनो तो कैसा होगा सर? ना। मैं तो शुरू से बोल रहा हूं डिवीजन करवाइए, डिवीजन करवाइए। नो। प्रश्न है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ के, जो सदस्य विरोध में ना के, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के अनुमति प्रदान की, तो माननीय विधायक को पुनर्स्थापित करें। I introduce the bill, sir. माननीय सदस्य नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाए। जो सदस्य 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखना चाहते हैं वे सभा पटल पर रख सकते हैं। आइटम नंबर 16
भारतीय वायुयान विधेयक 2024 माननीय मंत्री जी। Okay, so finally now we have the news that the bill has been introduced. I'm going to go straight across now to Arunima Payal, Pallavi. They in fact have been very closely listening to the discussions and also telling our viewers as to what exactly has been happening inside. Let me come to you, Arunima. You know, very interesting conversations, debates, both the sides. Honestly, I wasn't really expecting that so much discussion will happen in the first place. One was expecting that this bill is going to be tabled, but it's interesting how the government is saying that they're so open. They're always open for a discussion, always open to hear the other side. So if you could just give us a synopsis of, you know, some of the highlights of that discussion from both the sides on this bill. See, first as to why the government is choosing to go via the JPC route, why it is open to discussions. Also because Modi 3.0 has different challenges compared to Modi 1 and 2. There are the sentiments of the alliance partners as well. We broke earlier in the day that JDU and LJP both wanted a parliamentary committee to scrutinize this particular bill. So I think keeping in mind the sensibilities of the alliance partners also, the government decided to keep an open mind. They took on the opposition's allegation. Just if you give me a minute or two, I'm just going to sum up what exactly Rijiju said. Kiran Rijiju, the Minority Affairs Minister, said that your criticism that non-Muslim MPs are being onboarded on a Waqf bill which is about people who follow Islam is unprecedented and it's not rational, because as a member of parliament you represent all communities, Hindus, Muslims, Sikhs, all castes are represented under you. So therefore a member of parliament should not be associated with a religion. Anybody can be on the Waqf board if the ultimate idea is to help women and communities within the Muslim community, the larger community. That was his first contention. Second, he said that why are you objecting to the collector being onboarded as far as the new Waqf law is concerned? Collector is in charge of revenue records, and since in the Waqf law we are talking about revenue records, that's why collectors have been brought in. Third, he said that the original Act of 1995 intended to help all Muslims, but the 2013 amendments actually made this law very differential or very discriminatory towards women, towards Bohras and other sects of Muslim community, and the current amendment is just trying to set right what the original act intended. So that was the sum total of Kiran Rijiju's defense of the law. The opposition of course is not convinced, starting with TMC, the Congress Party, the Samajwadi Party, Asaduddin Owaisi. They all objected on various grounds, 2-3 of which I listed, but they all went on to say that this bill is actually divisive. It is meant to take away the right to freedom of religion that is guaranteed under the Constitution. It's violative of Article 25 and 26. It is also violative of other constitutional principles. The federal structure is also violated. That's what the opposition accused the government of. Now in the JPC, we'll have to see. Of course, Rijiju has only recommended JPC for now. Yes. The final notification, I think, will come in a few, couple of minutes or perhaps an hour or so from now. Interesting. In fact, Kiran Rijiju, also saying that the government is very ready to discuss all aspects of the bill. And as you were rightly mentioning, Arunima, proposing to be put forth before the JPC. He's also said that we should bring in all stakeholders, discuss the bill as well.